सभी लोग का स्वागत है फ्रेंड्स। मैं राजेश शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड, जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को कर रहे हैं। और आज कल हम लोगों ने बात किया था पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण संगठन है, जो कानून है। तो आज ये दूसरी क्लास है फ्रेंड, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। तो लेट्स बिगिन। और बहुत बहुत स्वागत है आपका अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड, बिल्कुल देखो, दो तरह के कोर्स चल रहे हैं अनअकैडमी में। एक तो आपका प्लस का कोर्स है और एक आपका आइकॉनिक है। दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट आइकॉनिक बेस्ट है। आइकॉनिक बिल्कुल ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें स्टडी के साथ साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। आप ज्वाइन करते हैं फ्रेंड, तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट है, क्विज प्रोग्राम है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे पहले आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और ये टेलीग्राम लिंक है फ्रेंड, तो टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मेरे सारे क्लास के नोटिफिकेशन वगैरह आपको बिल्कुल मिलते रहेंगे। सारे नोट्स वगैरह बिल्कुल मैं आपको अपडेट करके रखूंगा। तो बिल्कुल इसको करें। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है। काफ़ी लंबे समय से एस्पिरेंट्स को, आईएएस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो बिल्कुल आप भी शामिल हो सकते हैं। मेरे कोड का इस्तेमाल करें। और ज्वाइन करने पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, और जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उनसे आप गाइडेंस लेते हैं। तो बेहतरीन संस्थान है, और इतने सारे कोर्सेज आपके चल रहे हैं फ्रेंड। जो फ़ी आपकी है, तो आप देख सकते हैं, जो प्लस की जो फ़ी आपकी है फ्रेंड, तो 1 ईयर है, 2 ईयर एंड 3 ईयर है। तो ये आपका जो अमाउंट है वो डिस्प्ले कर रहा है। मेरे कोड का इस्तेमाल करें, RKS10। इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और जिसको आप EMI के थ्रू भी पे कर सकते हैं पर मंथ। और उसी तरह से फिर आपका आइकॉनिक है फ्रेंड, तो आइकॉनिक के अंतर्गत आपका 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर है, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। और इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा फ्रेंड। और मेरे कोड का इस्तेमाल करें तो बिल्कुल 10% मिलेगा आपको। और ऑप्शनल जो आपका फ्रेंड है, ये भी आपका 6 मंथ का है, 12 मंथ एंड 24 मंथ एंड 36 मंथ का। तो इसमें भी आप मेरे कोड का इस्तेमाल करें। ऑप्शनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके सिलेक्शन में ऑप्शनल और निबंध, इन सब चीज़ों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना सिलेक्शन के लिए। और अनअकैडमी कॉम्बैट प्रोग्राम आई थिंक आप लोग सब लोग कर रहे होंगे और पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। नेशनल लेवल पर रैंकिंग होगा, अपना सेल्फ एवोल्यूशन कर सकते हैं फ्रेंड। तो बिल्कुल ज्वाइन करें। और इसके अंतर्गत जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड, अपना 28 दिसंबर से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका अल्टीमेट GS 6 मंथ बैच कोर्स आपका है 2021 का। और उसके बाद फिर आपका प्रीलिम सिलेबस कवर किया जाएगा, टॉप एजुकेटर रहेंगे, प्रीलिम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम इसमें है, PDF वगैरह आपको बिल्कुल दिया जाएगा, डाउट क्लिंग सेशन वगैरह है, इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह, सारी चीज़ें इसमें आपकी इंक्लूड है। और ये भी बैच आपके फ्रेंड हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका ये 2021 के लिए 6 मंथ का कोर्स है, ये 2022 के लिए 1 ईयर का है, एंड 23 के लिए 2 साल का कोर्स है। और हिंदी में आपका 6 मंथ का कोर्स है फ्रेंड, और 1 साल का ये कोर्स आपका है, और ये 2 साल का आपका बैच कोर्स है। तो बिल्कुल इसको ज्वाइन करें। और आइकॉनिक की जो प्राइस है, ये आपकी हाइक होने वाली है, तो बिल्कुल ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो आइकॉनिक प्रोग्राम में आपका पर्सनल गाइडेंस मिलता है, मेन टेस्ट सीरीज है, स्टडी प्लानर के अकॉर्डिंग क्लास चलती है, बिल्कुल स्टडी बूस्टर सेशन होगा, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप आपका होगा, राइटिंग स्किल पर वर्क किया जाएगा। तो बिल्कुल इसको ज्वाइन करें, मेरे कोड का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड, आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल मैं हर लेवल पे गाइड करूंगा। एक लंबा अनुभव रहा है, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो बेहतरीन नोट्स, कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच है, आपका हर दिन का क्या प्लान होना चाहिए, तो बिल्कुल आपको गाइड करेंगे। तो लेट्स बिगिन फ्रेंड, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा फ्रेंड कि आपका भारत में पर्यावरणीय कानून एवं संगठन के बारे में कल हम लोगों ने देखा था, इन्वायरमेंटल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। और जिसमें कल हम लोगों ने आपका देखा था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, इसको स्टडी किया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। उसके बाद जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 का, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1984 एंड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986।
तो इसको हम लोगों ने क्या किया था, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास का एजेंडा आपका ये है फ्रेंड कि आज हम लोग बात करेंगे नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम 2000, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट 2002, नेशनल वाटर पॉलिसी 2002, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006 एंड वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट एफआरए, ठीक है, एनजीटी के बारे में बात करेंगे और वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड। तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे और इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने देखा था 1972 का, कल इसको मैंने आपको करा दिया था अच्छे तरीके से। 2003 में इसमें संशोधन किया गया था, ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया था, भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया और इसमें पनिशमेंट का जो प्रावधान था और कठोर किया गया। इसमें अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5 और 6, ये आपके 6 एनेक्सर बनाए गए थे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल हम लोगों ने पूरा चर्चा किया था। वन संरक्षण अधिनियम, इसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों पर हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखा है फ्रेंड। तो आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट जो है, मतलब जहाँ तक आज कर लिए थे पिछले क्लास में, तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक हमारा है टोटल आपका 13 टॉपिक था, जिसमें से कल हम लोगों ने 6 टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। और आपको बता दूं फ्रेंड कि कल से आपका नया टॉपिक एक स्टार्ट हो रहा है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, जिसमें करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज पे हम लोग बात करेंगे। ये रेगुलर आपकी 5 बजे क्लास आएगी। तो करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज पर हम लोग हर दिन 5 बजे मिलेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं पर्यावरण में, जो पर्यावरणीय समसामयिकी है, जो करंट में है, जो इम्पोर्टेंट है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये डेली क्लासेस आपके चलेंगे फ्रेंड। क्योंकि इन्वायरमेंट के अंतर्गत बेसिक मैंने सारा पूरा करा दिया, जो भी इम्पोर्टेंट था आपका बेसिक टू एडवांस। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी करंट डेवलपमेंट हो रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज ये है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड कि नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट 2002, सॉरी 2000। तो ध्वनि प्रदूषण के ध्वनि प्रदूषण के जो बढ़ते स्तर को कंट्रोल करने के लिए 2000 में, ठीक है, वर्ष 2000 में नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट, इसको इनेक्टेड किया गया, इसको अधिनियमित किया गया, कानून बनाया गया। तो एक ये इंपॉर्टेंट आपका है, ध्यान रखिएगा कि नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट 2000 में इसको बनाया गया फ्रेंड। और 2010 में इसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया। 2010 में इसमें क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। और इसमें पटाखे, क्रैकर और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले जो उपकरण हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह है, उसको शामिल किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एक्ट कंट्रोल एक्ट कब आया, तो 2000 में आया। अमेंडमेंट कब किया गया फ्रेंड, तो 2010 में किया गया, 2010 में किया गया। इसमें क्रैकर्स को शामिल किया गया और नॉइज पॉल्यूशन को फैलाने वाले जो इक्विपमेंट्स वगैरह है, इसको क्या किया, इसमें शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको नोट भी करते चलें, कॉपी पेन लेके बैठे। और राज्य सरकार के पास जो सांस्कृतिक या धार्मिक उत्सव में कल्चरल या रिलीजियस जो भी जो उत्सव होता है, उस पर सीमित अवधि के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए लाउड स्पीकर वगैरह का इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का अधिकार है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कल्चरल फंक्शन है या रिलीजियस फंक्शन है, उस पर कुछ समय के लिए, ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए लाउड स्पीकर वगैरह का इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का अधिकार है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को। ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड आपका कि नेक्स्ट आपका है एक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट 2002, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि भारत ने 5 जून 1992 को रियो दी जेनेरियो ब्राजील में, ठीक है, इस पर हस्ताक्षर किए गए जो बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड जो आपका सीबीडी आपको पता होगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी से संबंधित जो कन्वेंशन था उसमें एक पक्षकार रहा है, ठीक है।
और सीबीडी जो आपका है फ्रेंड, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्या है ये सीबीडी का? तो कन्वेंशन कन्वेंशन ऑन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो सीबीडी का जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव विविधता का संरक्षण करना, ठीक है ना? जैव विविधता का संरक्षण करना सीबीडी का क्या है? मुख्य उद्देश्य रहा है, ठीक है फ्रेंड। और भारत ने वर्ष 2002 में, ठीक है, भारत ने वर्ष 2002 में जैव विविधता अधिनियम, बायोडायवर्सिटी एक्ट बनाया, और इसका विस्तार जो है वो पूरे संपूर्ण भारत में, ध्यान दीजिएगा कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो है ये 2002 में बनाया गया, इसके प्रभाव के अंतर्गत संपूर्ण भारत है। और 2004 में जैव विविधता नियम अधिसूचित किए गए। कब किया गया? 2002 में जैव विविधता अधिनियम लाया गया, बनाया गया, और 2004 में जैव विविधता नियम क्या किया गया फ्रेंड? अधिसूचित किए गए। तो ये दोनों डेट को आप लोग ख्याल रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका है फ्रेंड कि जैव विविधता का कानून जो है, बायोडायवर्सिटी जो कानून है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को विभिन्न दायित्व सौंपता है, ठीक है, और उन परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव, मतलब जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, जिनसे बायोडायवर्सिटी को हानि पहुंचने की आशंका है, ठीक है, तो वैसे वैसे प्रोजेक्ट को देखता है, वैसे परियोजनाओं को देखता है कि इसके कारण इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है, बायोडायवर्सिटी को हानि तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और जैव तकनीकी से जो उत्पन्न प्रजातियों के, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी से जो उत्पन्न प्रजातियों के जैव विविधता तथा मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जो निगेटिव जो प्रभाव होता है, नकारात्मक प्रभाव होता है, उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी आपने साइंस टेक में पढ़ा होगा, तो जैव तकनीकी के माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रजातियों वगैरह का विकास किया जाता है। तो उसके कारण मानव स्वास्थ्य पर जो नकारात्मक, जो निगेटिव इम्पैक्ट है, उसको कंट्रोल करना, ठीक है, उसका उपाय सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका है। स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की जो जैव विविधता संरक्षण की परंपरागत विधियों की रक्षा करना, जो लोकलाइट है, जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है ना, उसकी क्या करना? उसको सेफगार्ड करना, उसकी रक्षा करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट 2002, इसको ध्यान में रखिएगा, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड, लास्ट में फिर मैं आपको रिवाइज भी कर दूंगा एक बार, कि राष्ट्रीय जल नीति, ठीक है, नेशनल वाटर पॉलिसी 2002, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और भारत में वर्ल्ड की करीब करीब 17% से अधिक आबादी है, ठीक है, और विश्व का केवल 4% जो है वो नवीकरणीय जल संसाधन, ठीक है ना। और विश्व के भू क्षेत्र का कितना है फ्रेंड? 2.4%। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का अगर देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 17% है वर्ल्ड पॉपुलेशन का, ध्यान रखिए। और जो नवीकरणीय जो वाटर रिसोर्सेज आपका है, वो कितना आपका है? 4% है। और लैंड कितना है? पूरे वर्ल्ड का लैंड कितना है? तो 2.4% है। कितना है? 2.4% है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। और उसके बाद फिर आपका फ्रेंड है कि 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में जल के महत्व को, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, जल के महत्व को स्वीकारते हुए जल संसाधनों का नियोजन, प्लानिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के साथ, मतलब एक अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन करना, एक कुछ गाइडलाइंस तय करना। तो इसका क्या करना? इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ऑप्टिमम मतलब अनुकूलतम उपयोग करना, ठीक है, दुरुपयोग नहीं करना। और उसके लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, क्या हो गया? नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, ठीक है। तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 1 अप्रैल 2002 को राष्ट्रीय जल नीति पारित की। कब पारित किया फ्रेंड? 1 अप्रैल 2002 को नेशनल वाटर पॉलिसी को पारित किया गया, ठीक है। किसने पारित किया फ्रेंड? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने
1 अप्रैल 2002 को नेशनल वाटर पॉलिसी को पास किया गया। और इसके पीछे क्या, इसका उद्देश्य क्या था, तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड प्लानिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो इसका जो मेन उद्देश्य था आपका राष्ट्रीय जल नीति का, नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 का, ये इसका मेन रीजन था फ्रेंड। और इसमें सरकार द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा 7 जून 2012 को, ठीक है, कब किया गया फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, 7 जून 2012 को। तो 7 जून 2012 को नेशनल वाटर पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी कब लाई गई थी, तो 2002 में। तो 7 जून 2012 को नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, ठीक है ना। और संशोधित जो प्रारूप है उसमें राष्ट्रीय जल नीति 2012 जारी किया गया। क्या किया गया, नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 जारी किया गया। और ये जो आपका नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 है, आपका राष्ट्रीय जल नीति 2012, इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। उस फीचर्स को हम लोग देखेंगे फ्रेंड, क्या क्या है। सबसे पहले आपका जल संसाधनों के विषय में सार्वजनिक नीतियां, पब्लिक पॉलिसी का संचालन करना, ठीक है ना। और कुछ बुनियादी जो बेसिक रूल है, कुछ बुनियादी नियमों द्वारा होना चाहिए, ठीक है ना। तो वाटर रिसोर्सेज के लिए पब्लिक पॉलिसी का, पब्लिक पॉलिसी को इसको चलाना, संचालन करना, ठीक है। और कुछ बेसिक नियम को के द्वारा इसमें होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका और क्या है फ्रेंड इसमें, कि जल के संबंध में, वाटर के संबंध में समुचित नीतियों का निर्माण करना, एप्रोप्रिएट पॉलिसीज एंड लॉ एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है। किसका है, राज्य का है। तो ध्यान रखिएगा कि दूसरा जो आपका है जल के संबंध में, मतलब वाटर रिसोर्सेज के संबंध में, वाटर के संबंध में जो पॉलिसी है, एप्रोप्रिएट पॉलिसी बनाना, लॉ बनाना एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार किसको है, तो स्टेट गवर्नमेंट को है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपका, इसको नोट करते चले, ठीक है। सारे पीडीएफ वगैरह मैंने दे रखे हैं फ्रेंड, और एक बार फिर से मैं सारे चीजों को एक फोल्डर बना के आपको दे दूंगा। दूसरा आपका है कि जल संबंधी, वाटर रिलेटेड जो सामान्य सिद्धांतों का व्यापक राष्ट्रीय जल संबंधी ढांचागत कानून तैयार करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। मतलब जो नेशनल लेवल पर एक स्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है, एक कानून बनाने की जरूरत है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। और जल को, वाटर को एक दुर्लभ संसाधन बनाने के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए। लोगों में जन चेतना, जन जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि जो वाटर जो रिसोर्सेज हैं एक दुर्लभ संसाधन है, ठीक है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसको वेस्ट न किया जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये सब महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसको आपको एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से क्या करना है, याद रखना है, नोट करते चलेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इसी तरह से फिर आपका है अगला हम लोग बात करेंगे नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी, ठीक है ना। और मैं आपको फिर से बता दूं फ्रेंड कि आज ये क्लास के बाद कल से आपका करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें पूरे हम लोग 1 साल के करंट डेवलपमेंट पर, क्या इन्वायरमेंट इकोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुआ है और उस पर पूरी तरह से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में क्या डेवलपमेंट हुआ है, पॉल्यूशन में अगर कोई नया डेवलपमेंट हुआ है फ्रेंड, इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंजर्वेशन जो कानून है, जो प्रोटोकॉल है, इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या नई चीजें आई हैं, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज में अगर कुछ नई चीजें आई हैं तो इन सब चीजों पर, ओजोन डिप्लेशन है, इन सब चीजों पर, पॉल्यूशन है, इस पर कुछ नई चीजें आई हैं, ग्रीन इकोनॉमी है, इस पर कुछ नई चीजें डेवलपमेंट हुई है, जो आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसमें अगर कुछ नई चीजें आई हैं, तो मतलब कुल मिलाकर 1 साल में जो भी इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है फ्रेंड, आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। और ये आपके 2021 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें 1 साल का पूरा करंट मैं आपको बिल्कुल फास्ट ट्रैक मोड में बताऊंगा, ठीक है ना।
फास्ट ट्रैक मोड में बताऊंगा फ्रेंड, और इसको बिल्कुल आप नोट करते चलेंगे। और जैसे ही आपका लाइव स्टार्ट होता है फ्रेंड, जैसे ही लाइव स्टार्ट होता है, तो उसके बाद हम लोग है सो इसमें एमसीक्यू वगैरह लेकर फिर हम लोग इसमें पूरा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006 जो आपका है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो आपका मेन जो आपका है नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006 में, तो ये राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति, पर्यावरण एवं विकास पर नीतिगत वक्तव्य 1992, तथा प्रदूषण निवारण पर नीतिगत वक्तव्य 1992, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय जल नीति 2002 इत्यादि का एकीकरण करके एक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 को बनाया गया। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन किन चीजों को इसमें किया गया। तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 1988, नेशनल कंजर्वेशन, राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति, पर्यावरण विकास पर नीतिगत वक्तव्य, प्रदूषण निवारण पर जो नीतिगत वक्तव्य है, राष्ट्रीय कृषि नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जल नीति, ये सबको क्या कर दिया गया, ये सबको एकीकृत कर दिया गया। ठीक है ना। सबको क्या कर दिया गया, एकीकृत करके एक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, ठीक है, NEP 2006 बनाया गया है। ठीक है। और भी बहुत सारी क्लासेस में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में कराऊंगा फ्रेंड, जिसमें आपका कॉन्टिनेंटल स्टडी है, तो पैरेलल लेके मैराथन में स्टार्ट करूंगा मैं। और बहुत सारे प्लानिंग कर रखा है जनवरी के लिए आपके लिए, तो बिल्कुल हम लोग मिलते रहेंगे। और इसके अंतर्गत तो जो आपका है ये, इसके अंतर्गत आपका क्या है फ्रेंड, इसकी जो भूमिका है, इसका जो रोल है, इसकी भूमिका है नियामकीय सुधार, मतलब रेगुलेटरी रिफॉर्म करना। ठीक है। पर्यावरणीय संरक्षण कार्यक्रम, क्या है, पर्यावरणीय संरक्षण कार्यक्रम एवं परियोजना में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार को कानूनों के पुनरावलोकन एवं उसके कार्यान्वयन में क्या करना, मार्गदर्शन देने की है। मतलब अगर ये जो आपका नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये टॉपिक है। तो NEP जो तो आपका है, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है, इसमें बहुत सारे नीतियों को एकीकृत कर दिया गया। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया फ्रेंड, तो इसमें क्या किया गया, एक तो जो नियामकीय सुधार होगा, ठीक है ना, मतलब रेगुलेटरी रिफॉर्म करना, नियामकीय सुधार करना। दूसरा क्या है, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम। ठीक है। और जो परियोजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, जो परियोजना है, जो प्रोजेक्ट है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड आपका लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये सबके कानूनों का क्या करना है, पुनरावलोकन, रिव्यू करना। ठीक है। क्या करना, रिव्यू करना, क्या करना, पुनरावलोकन करना, रिव्यू करना, एवं उसके जो कार्यान्वयन के को, मतलब उसके चीजों को इम्प्लीमेंट करने में क्या है, गाइडलाइंस करना, गाइड करना। ठीक है ना। क्या करना, गाइड करना, दैट मीन्स गाइडलाइन जारी करना, गाइडलाइन जारी करना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो आपका है, इससे कुछ मुख्य उद्देश्य रखे गए हैं, कुछ मेन इसके एम है, टारगेट है, उद्देश्य है। ठीक है। सबसे पहला अगर देखा जाएगा तो जो संकटग्रस्त पर्यावरणीय संसाधनों का क्या करना, संरक्षण करना। ठीक है। जो इन्वायरमेंटल जो रिसोर्स है, ठीक है, जो संकटग्रस्त है, जो इंडेंजर्ड है, उसका क्या करना, कंजर्वेशन करना। और दूसरा आपका क्या है फ्रेंड, कि जो पर्यावरणीय संसाधनों पर, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज पर विशेषकर गरीबों के समान अधिकारों को क्या करना, सुनिश्चित करना। जो पॉवर्टी लाइन पे हैं, जो गरीब हैं, जो पॉवर्टी में है, तो गरीबों के जो अधिकार हैं, राइट्स को क्या करना, सुनिश्चित करना। और जो पर्यावरणीय संसाधन है, जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है, उस पर समान रूप से सबका अधिकार होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट जो आपका हो गया कि नेशनल इन्वायरमेंट जो पॉलिसी आपका है 2006 में, इसमें पहला आपका है कि जो इंडेंजर्ड इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है उसका कंजर्वेशन करना।
ठीक है। एंड सेकेंड है पर्यावरणीय संसाधनों पर सभी का अधिकार होना चाहिए, गरीबों के जो राइट्स है उनका भी अधिकार है इन्वायरमेंटल रिसोर्स पर, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। और तीसरा अगर हम लोग पॉइंट को देखते हैं कि संसाधनों का न्यायोचित उपयोग होना चाहिए। जो संसाधन है, जो रिसोर्स है, वो सामाजिक समानता पर, सामाजिक न्याय पर सबका उसका उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। और साथ साथ जो वर्तमान में लोग हैं, वो लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्तमान पीढ़ी जो उसका संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, तो संसाधन जो है उसको ऐसा इस्तेमाल करना कि जो भावी पीढ़ियां हैं वो भी है सो उसका इस्तेमाल कर सकें और भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकता की पूर्ति कर सके पर्यावरणीय संसाधन। उसके बाद अगर देखा जाएगा फ्रेंड कि आर्थिक रूप से या सामाजिक नीतियों के निर्माण में पर्यावरणीय संदर्भ को ध्यान में रखना, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या इकोनॉमिक जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं या जो सोशल पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, उसके फॉर्मेशन में इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना, पर्यावरण का ध्यान रखना कि ऐसा विकास कार्य न करना, ऐसे नीतियों का निर्माण न करना जिससे पर्यावरण को, पारिस्थितिकी को नुकसान हो। ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं फ्रेंड कि संसाधनों के प्रबंधन में, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के प्रबंधन में खुलेपन, उत्तरदायित्व तथा सहभागिता के मूल्यों को शामिल करना। मतलब जो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है उसमें ओपननेस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसका इस्तेमाल होना चाहिए, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है। वैल्यूज मतलब सामाजिक सहभागिता के मूल्यों को, मतलब वैल्यूज मतलब क्या है कि उन चीजों को आदर करना चाहिए, उन सभी चीजों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं फ्रेंड। और उसके बाद है कुछ प्रत्येक मानव को, जो भी ह्यूमन बीइंग है, प्रत्येक मानव को एक स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है। और ये आपका आर्टिकल 21 में भी फ्रेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, तो प्रत्येक मानव को एक स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका सतत विकास का केंद्र बिंदु क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास मतलब क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास का जो केंद्र बिंदु है कौन है, मानव है, ह्यूमन बीइंग है। और विकास के अधिकार की प्राप्ति जो है, जो पर्यावरणीय जरूरतों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। ठीक है, कि इन्वायरमेंटल नेसेसिटी क्या है, इन सब चीजों का ध्यान में रखा जाए। और जो प्रदूषण करता है, मतलब जो पॉल्यूशन फैला रहा है, जो प्रदूषण करता है, तो प्रदूषणकर्ता को पर्यावरण हानि की क्षतिपूर्ति के नियम का पालन करना। ठीक है ना। तो प्रदूषणकर्ता को पर्यावरण हानि की क्षतिपूर्ति का, अगर मान लिया कि कोई व्यक्ति है या कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है उस व्यक्ति के कारण या किसी भी चीज के कारण, तो उसका कंपनसेशन जो नियम बनाया गया है कि भाई अपने अपने अगर पर्यावरण को हानि पहुंचाई है तो आपको कुछ उसका कंपनसेशन जो तय किया गया है वो आपको करना पड़ेगा। और जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है, स्थानीय संस्थाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या बनाना, इम्पावर करना, उसको शक्तिशाली बनाना। तो इन सब पॉइंट पर आपका फ्रेंड है। उसके बाद फिर आपका है वन अधिकार अधिनियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन अधिकार अधिनियम, ये आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा फ्रेंड, और मैंने खुद भी पढ़ाया है, एफआरए एक्ट। ठीक है ना, एफआरए 2006। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या है कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अन्य जो परंपरागत वन प्रवासी हैं, ठीक है, जो वनों में निवास करते हैं, तो उनके अधिकारों को मान्यता प्रदान करना। ये अधिनियम 2006, जिसे संक्षेप में क्या बोलते हैं, वन अधिकार कानून, ठीक है, 2006 कहा जाता है, इसको पास किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नोट करके रखें। और यह कानून जो आपका फ्रेंड है, यह कानून जंगलों में रह रहे लोगों के जो भूमि तथा जो प्राकृतिक संसाधन है, जो लैंड एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन पर अधिकार से जुड़ा हुआ है, उन पर राइट से जुड़ा हुआ है, और जिनसे औपनिवेशिक काल से ही उन्हें वंचित किया हुआ था, कॉलोनियल पीरियड से ही, जब
ब्रिटेन का शासन था यहाँ पर, तो औपनिवेशिक काल से ही क्या हुआ, उनको वंचित किया हुआ था फ्रेंड। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2000 जो 6 आपका है फ्रेंड, इसको 2006 में पास किया गया। किसके लिए है? तो ये जो आपका फ्रेंड जो अनुसूचित जाति हैं और जो परंपरागत वन प्रवासी हैं, उनके अधिकार की बात करता है। और संक्षेप में क्या बोलते हैं इसको, वन अधिकार कानून 2006। और यह जो कानून है, यह जो लॉ है, तो जंगलों में जो रह रहे हैं लोग हैं, उनका जो लैंड पर और नेचुरल रिसोर्स पर उनका राइट जो है उससे जुड़ा हुआ है। और कॉलोनियल पीरियड से ही उनको है सो उससे वंचित करके रखा गया था फ्रेंड। अब यहाँ पर ये डिपेंड करता है, ये काउंट करता है फ्रेंड कि इसमें क्या क्या मेन प्रोविजन क्या क्या है, मुख्य प्रावधान क्या क्या है। तो मेन प्रोविजन इसमें ये है फ्रेंड कि जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, तथा जो ट्राइब्स हैं, तो उनके द्वारा जो उपयोग की जा रही जो भूमि है, लैंड पर, उनको अधिकार मिलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर यही है कि जो जंगल में रहने वाले जो लोग हैं और जो ट्राइबल है, जो ट्राइब्स हैं, उनके द्वारा जो भूमि पर उन जो लैंड है उस पर उनको अधिकार मिलना चाहिए। और साथ में उनको जो ग्रेजिंग होता है, पशु चराने तथा जल संसाधनों, वाटर रिसोर्सेज के प्रयोग को अधिकार देता है। ध्यान दीजिएगा, पशु चराना और ग्रेजिंग एंड जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज का प्रयोग करना, ये उनको अधिकार प्रदान करता है। और तीसरा आपका फ्रेंड है कि जंगल प्रबंधन में स्थानीय भागीदारी का प्रावधान करता है। जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसमें लोकल पार्टिसिपेशन का प्रोविजन करता है, ये स्थानीय भागीदारी का प्रावधान करता है। और जंगल में रह रहे लोगों का जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, केवल वन्य जीव संरक्षण के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के उद्देश्य से ही जंगल में रह रहे लोगों को डिस्प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, यह भी जो लोकल कम्युनिटी है उसकी सहमति पर आधारित होना चाहिए, उनके कंसर्न से होना चाहिए। तो स्थानीय समुदाय की सहमति पर आधारित होना चाहिए। तथा विस्थापन की जो स्थिति है, ठीक है, उसमें पुनर्स्थापना, रिहैबिटेशन का प्रावधान भी करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंगल में जो रह रहे हैं लोग हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट केवल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के उद्देश्य से ही किया जा सकता है, जिसमें लोकल कम्युनिटी की सहमति भी जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, और उनका रिहैबिटेशन भी होना चाहिए अगर उनको डिस्प्लेस किया जाता है तो। ठीक है ना, तो एफआरए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पॉलिटिक में भी और यहाँ भी आपका इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। हमेशा चर्चा में बना रहता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एनजीटी के बारे में। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो आपका है, एनजीटी हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो आपका है, ये क्या है, संवैधानिक संस्था है। ठीक है, और राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल एनजीटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड, तो एनजीटी जो आपका क्या है, एक आपका संवैधानिक संस्था है। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। और मैंने पॉलिटी में भी इसको बताया है, संवैधानिक संस्था है। संस्था के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो एनजीटी क्या है, संवैधानिक संस्था है। दूसरा आपका फ्रेंड क्या है, इसको कब पारित किया गया, कब इसकी स्थापना की गई एनजीटी की। तो एनजीटी की स्थापना की गई 18 अक्टूबर 2010 को। तो ध्यान रखिएगा ये भी। और यह एक क्या है, एक स्पेसिफिक बॉडी है, विशिष्ट निकाय है। ठीक है ना, एक विशिष्ट निकाय है जो बहु अनुशासनात्मक, मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है, बहु अनुशासनात्मक समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स हैं और जो पर्यावरणीय विवाद हैं, इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, उनको संभालने के लिए जो स्पेशलाइजेशन है उसके द्वारा क्या किया गया है, इसको तैयार किया गया है। मतलब एक स्पेसिफिक बॉडी है, ठीक है, और बहु अनुशासनात्मक है। जो प्रॉब्लम्स है, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, उसको संभालने के लिए उसमें स्पेशलाइज पर्सन वगैरह को एक्सपर्टीज के रूप में एनजीटी की स्थापना बिल्कुल की गई है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे कुछ और भी चीजें हैं, जैसे जो एनजीटी जो आपका है फ्रेंड, जो
आपका ट्रिब्यूनल जो आपका है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसमें आवेदन एप्लीकेशन या जो अपील के प्राप्त होने के 6 महीने के अंदर उसको निपटाना पड़ता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एनजीटी के अंतर्गत जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसमें कितने टाइम लिमिट तक इसको कंप्लीट किया जाता है। तो कितना है फ्रेंड, ये आपका 6 मंथ के अंतर्गत इसको क्या किया जाएगा, 6 महीने के अंदर अंतर्गत इसको निपटाया जाएगा, जो भी चीजें एप्लीकेशन या अपील यहाँ पर है। दूसरा है कि अधिकरण की बैठक का प्रधान जो है मतलब वो नई दिल्ली है, नई दिल्ली में इसका मेन इसका हेडक्वार्टर है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, एनजीटी का जो मेन आपका है कहाँ पर आपका है, वो आपका दिल्ली में है, ठीक है। और 4 इसके खंडपीठ है, ठीक है, बेंच है इसके। एक आपका क्या है, भोपाल है, नोट कर लीजिएगा, पुणे है, भोपाल है, पुणे है, कोलकाता है, ठीक है ना, और क्या है, चेन्नई है। तो ये क्या है आपका 4 रीजनल बेंच है, ठीक है ना। इसका क्या है फ्रेंड, ये आपका रीजनल बेंच है। और एनजीटी जो आपका है, भारत राष्ट्रीय मतलब एनजीटी व्यवस्था शुरू कर दुनिया में तीसरा देश बन गया है, ठीक है, थर्ड कंट्री है ये, थर्ड कंट्री है एनजीटी लागू करने वाला मतलब बनाने वाला, ठीक है। और जहां पर्यावरण मामलों की विशेष अदालतें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में पंडित रविशंकर को 5 करोड़ रुपया का जुर्माना किया था, जब पंडित रविशंकर साहब ने यमुना के किनारे उन्होंने एक मतलब सम्मेलन किया था, और मतलब एक प्रोग्राम किया था उन्होंने, ठीक है। और भारत से पहले जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया है, भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर आपका न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया और न्यूजीलैंड हो गया। और उसके बाद ये तीसरा कंट्री इंडिया है, क्या है, तीसरा कंट्री आपका क्या है फ्रेंड, इंडिया है। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। और इस न्यायाधिकरण की स्थापना, इस न्यायाधिकरण की स्थापना जो आपका है वो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कानून 2010 के तहत की गई, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो ये थर्ड कंट्री है, पहले ऑस्ट्रेलिया में इसको डेवलप किया गया पर्यावरण के लिए अलग से ट्रिब्यूनल, फिर न्यूजीलैंड है, एंड थर्ड इज इंडिया। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और इस न्यायाधिकरण में टोटल 20 सदस्य होते हैं, 20 मेंबर होते हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर एनजीटी की बात की जाएगी तो एनजीटी में टोटल कितने मेंबर होते हैं, 20 मेंबर होते हैं। और इसमें 10 जो आपका होगा फ्रेंड वो जुडिशियरी संबंधित होगा, और 10 जो आपका होगा वो क्या होगा, इन्वायरमेंट के एक्सपर्ट होंगे, क्या होंगे, इन्वायरमेंट के एक्सपर्ट होंगे। तो इनको है सो ये चीजें आपका है फ्रेंड। अब आपका है लास्ट आपका फ्रेंड है, इसको रिवाइज कर देंगे आपका जितना मैंने आज कराया, कि वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2070 बहुत बहुत महत्वपूर्ण। देखो मैं अनावश्यक चीज नहीं बताता हूँ फ्रेंड, आपका समय भी महत्वपूर्ण है, और वैसे चीजों पर चर्चा करता हूँ जिससे आपका सिलेक्शन। तो इसलिए जो पिन पॉइंटेड है, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन सब चीजों पर गंभीरता पूर्वक मैं आपको बताता हूं, जिससे आप क्वालिफाई कर सकें। इधर उधर की बातें मैं ज्यादा आपको नहीं बताता हूं, नहीं करता हूं, मेरी आदत नहीं है। और मैंने जो भी चीज पढ़ाया, स्टार्ट किया अनअकैडमी में, पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, इकोलॉजी हो, ठीक है। तो सारी चीजों को मैंने बिल्कुल एक कंप्लीशन फॉर्म में एक कंप्लीट करके, कि आपको कंप्लीशन फॉर्म बिल्कुल कंप्लीशन फील हो कि पूरा कंप्लीट हुआ है। तो अगला आपका फ्रेंड है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। मैंने आपको वेटलैंड बता चुके हैं, वेटलैंड क्या होता है, रामसर कन्वेंशन वगैरह सारा मैंने आपको बता रखा है फ्रेंड। तो ये जो आपका है, ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 को क्या किया, अधिसूचित किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 को पास किया गया।
और यह जो आपका है नया जो नियम आपका फ्रेंड है, मतलब 2017 का जो आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम है, ये 2010 के नियम को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और नए नियम जो हैं ये आर्द्र भूमि में वेटलैंड में विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जैसे कि उद्योगों की स्थापना, ठीक है, उसका प्रसार और कचरा वेस्ट अपशिष्ट का निस्तारण पर रोक लगाते हैं। तो वेटलैंड में जो वेटलैंड एरिया है, वहां पर जो इंडस्ट्री को जो स्टेब्लिश किया जा रहा है या उसका प्रसार किया जा रहा है, या जो वेस्ट को वहां पे ड्रेन किया जा रहा है, उस पर ये रोक लगाते हैं। और इस अधिनियम के तहत आर्द्र भूमियों को 6 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो, पीडीएफ में दे दिया हूं, फिर से मैं अगर आपको फोल्डर बना के दे दूंगा। इस अधिनियम के तहत जो वेटलैंड है उसको 6 वर्ग में बांटा गया है। अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि, वेटलैंड जो है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, जो अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमियां हैं, जो वेटलैंड्स हैं, उसको। दूसरा है पर्यावरणीय आर्द्र भूमि, इन्वायरमेंटल वेटलैंड्स, जैसे राष्ट्रीय उद्यान आदि, ठीक है। तीसरा है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आर्द्र भूमि, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है वो वेटलैंड, ठीक है। और तीसरा आपका फ्रेंड है, चौथा आपका है समुद्र तल से सी लेवल से 2500 मीटर से कम ऊंचाई की ऐसी आर्द्र भूमि जो 500 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल घेरती है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। समुद्र तल से 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई किंतु 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल घेरती हो, इस तरह का क्लासिफिकेशन है। और ऐसी आर्द्र भूमियां जिनकी पहचान जो है वो प्राधिकरण ने की हो। तो ये 6 जो आपका है, इसको अच्छे तरीके से आप ध्यान रखिएगा। तो वेटलैंड को 6 वर्ग में, ये जो वेटलैंड आपका फ्रेंड, इसको 6 वर्ग में बांटा गया है। तो इसको अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। कितने वर्ग में बांटा गया है, तो 6 वर्ग में इसको बांटा गया है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल की वेटलैंड भूमि है, इन्वायरमेंटल वेटलैंड है, जो यूनेस्को द्वारा, जो यूनेस्को है उसके द्वारा उसके धरोहर सूची में जो शामिल है। और तीसरा जो है 2500 मीटर से कम ऊंचाई की ऐसी वेटलैंड जो 500 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल घेर रही है, जो 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल घेरती है और जिसकी प्राधिकरण ने पहचान की है। तो ये आपका हो गया फ्रेंड, इतने सारे टॉपिक को हम लोगों ने देखा, और यहाँ पर पूरी तरह से मैंने आपको बताया फ्रेंड, एक एक चीज़ों को डिस्कस किया। और कल से आपका करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये पूरे 1 साल का जो करंट डेवलपमेंट हुआ है उस पर हम लोग पूरा चर्चा करेंगे फ्रेंड। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, और मेरे कोड का इस्तेमाल करें, RKS10 मेरा कोड है, और बिल्कुल एडमिशन लें फ्रेंड, और कम से कम 2 साल के लिए लें, प्लस है आइकॉनिक है, 2 साल के लिए एडमिशन लें। और ऑप्शनल जो है, ऑप्शनल में भी आपको फ्रेंड ऑप्शनल का कॉम्बो ऑफर है, ऑप्शनल के साथ लें, क्योंकि ऑप्शनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑप्शनल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वैकल्पिक विषय को बेहतरीन तरीके से तैयार करें। और अनअकैडमी में आपका फिल्म्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, ऑप्शनल के लिए, राइटिंग स्किल, ऐसे सभी चीज़ों के लिए बेहतरीन गाइडेंस उपलब्ध है। और EMI है, आप मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे कोड का यूज़ करें, और लाइक शेयर मैक्सिमम करें फ्रेंड। और कल से आपके स्टार्ट होने जा रही है इन्वायरमेंट की जो करंट डेवलपमेंट है, तो मैंने टॉपिक दिया है करंट डेवलपमेंट, करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है ना। तो इस तरीके से है, तो इसको यहीं तक रखते हैं फ्रेंड, और फिर मिलते हैं हम लोग। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर फ्रेंड, और मेरे कोड का यूज करते रहो यार। ओके बाय।